नमस्कार दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 58वें अंक 58th एपिसोड में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं अहमदाबाद से सूरत बाय रोड आ रहा था और हाईवे पर काफ़ी सारे स्टॉल थे जहां पे पॉक मिल रहा था। जितना मैं जानता हूँ, पॉक मतलब हमारे मालवा में हम लोग उसको ज्वार कहते हैं और उसकी जो फली होती है जिसके अंदर की कच्चा ज्वार रहता है उसको आग के अंगारे में सेकते हैं ये लोग और उसके दाने निकालने के बाद उसके साथ दो तीन तरह के सेव और मिश्री जैसी चीज़ें, मिठाई कुछ एक साथ में, और उसको बना करके वो देते हैं आपको। उसके भजिए भी बनते हैं और कल मैंने उसको लिया रास्ते से, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे बेटे को बड़ा मज़ा आया उसको खाने में। तो ये आपके साथ शेयर करना चाहता था। और जहाँ तक आज के एपिसोड का सवाल है, आज हम आपके बीच क्या क्या लेकर के आएंगे, तो सबसे पहले हम भास द्वारा रचित धूत घटोत्कच और उसका पाठ आपके बीच करेंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी आपके बीच आएंगी, अशोक भौमिता की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगी। और हमेशा की तरह निरंजन श्रोत्री जी, हमारे मित्र, हमारे भाई, अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर कभी गुजरात के आसपास आप रहें, स्पेशली इस बेल्ट में आप रहें सूरत अहमदाबाद के, तो पॉक खाने की कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा आपको। मुझे बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हरदीप दायले जी को कि वो आए और रूपरेखा रखें धूत घटोत्कच की, और उसके पश्चात गिरिजेश व्यास जी उसका पाठ आपके बीच करेंगे। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भास नाट्य पाठ में। मित्रों, पिछले सप्ताह जिस नाटक की शुरुआत हुई है उस नाटक का नाम है दूत घटोत्कच। ये महाभारत की कहानी है जिसमें भीम के बेटे की वीरता की कहानी ये नाटक बयां करता है। महाकवि भास का ये बहुत ही प्यारा नाटक है। पिछले सप्ताह आपने सुना कि महाभारत का युद्ध चल रहा होता है और इसमें चक्रव्यूह वाला अध्याय समाप्त होता है जिसमें कौरवों द्वारा वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस बात के तनाव में धृतराष्ट्र और गांधारी हैं और उन्हें अब अपने पुत्रों की चिंता हो रही है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तभी वहां पर जयदत्त की पुत्रवधू दुश्चला आती है और वो भी इसी बात का ताना धृतराष्ट्र को मारती है कि ये कैसी वीरता है कि एक बालक को इतने बड़े बड़े महारथी घेर कर मारते हैं। और थोड़ी देर में वहां पर दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आते हैं और अपनी झूठी वीरता का बखान करते हैं। अब आगे पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन के सभी नाट्य प्रेमी दर्शकों को गिरिजेश व्यास का नमस्कार। हम लोग नाट्यालेख का वाचन सुन रहे हैं और मैं कर रहा हूं नाटक भास्कृत दूत घटोत्कच। पिछले अंक में जहां हमने वाचन समाप्त किया था तब दुर्योधन, दुशासन और शकुनी वीर अभिमन्यु के वध के उपरांत प्रवेश करते हैं और वहां धृतराष्ट्र पहले से ही उपस्थित हैं और तीनों उनको प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं से हम आगे वाचन प्रारंभ करते हैं। तीनों धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं। दुर्योधन: पिता, मैं दुर्योधन प्रणाम करता हूं। शकुनी:
मैं शकुनी प्रणाम करता हूं। दुशासन, तात मैं दुशासन हूं, मेरा प्रणाम ग्रहण करें। थोड़ी देर चुप्पी छाई रहती है, कोई भी किसी से एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। दुर्योधन, पिताजी आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते? धृतराष्ट्र, बेटा आशीर्वाद कैसे दूं, किसे दूं और किस लिए दूं? जिन बेटों के बचने की अब कोई आशा नहीं, उन्हें कैसे आशीर्वाद दूं? और फिर आशीर्वाद के योग्य तुमने ऐसा क्या कर दिखाया जो तुम लोगों को मैं आशीर्वाद दूं? गांधारी, मेरे सोपुत्रों के घर में एक छोटी सी बेटी आई थी, उत्तरा। मेरे 100 बेटों ने मिलकर बड़े पराक्रम से उसका सुहाग छीन लिया। दुश्शला, नहीं माता, आप अन्याय करती हैं। जिस भव्य और विराट सम्मान के एकमात्र उत्तराधिकारी मेरे स्वामी हैं, उस सम्मान का बंटवारा अपने 100 बेटों में कर आप उनके महान सम्मान को छोटा कर रही हैं माता। धृतराष्ट्र, मेरे ये शूरवीर बेटे महान निर्लज्ज हैं। कई राजाओं ने मिलकर एक बालक को घेर कर मार डाला, फिर भी इनके पातकी हाथ अभी तक कटकर नहीं गिरे। दुर्योधन, आप हमारे हाथों के कट जाने की बात करते हैं? वाह वाह पिताजी, धन्य हैं आप, महान है आपका पुत्र प्रेम। जब उन लोगों ने बूढ़े भीष्म पितामह को मार गिराया, तब तो उनके हाथों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं फूटा आपके मुख कमल से। धृतराष्ट्र, साधु साधु पुत्र, तुम तो विद्वानों जैसे तर्क कर लेते हो। गांधारी, क्या रत्न पैदा किया है तुमने? गांधारी, ठीक कहा स्वामी आपने, मैं अपने बड़े बेटे की बातों से धन्य हुई। धृतराष्ट्र, कहां भीष्म और कहां अभिमन्यु? स्वच्छंद इच्छा मृत्यु थी भीष्म की, और एक अंकुर था अभिमन्यु, जिसको तुमने असमय ही काट दिया। दुशासन, पिताजी अभिमन्यु बालक नहीं था। धृतराष्ट्र, अच्छा? दुशासन, जी हां, हम सबके देखते देखते और लड़ते लड़ते उसने धनुष उठाया और खींचकर तान लिया। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको घेर लेता है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने सब राजाओं को घेर लिया। दुश्शला, छी छी छी, एक अभिमन्यु ने सब राजाओं को अकेले ही घेर कर बड़ा भारी पाप किया था। इसीलिए शूरवीर राजाओं ने अच्छा किया, उस एक अकेले बालक को घेर लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। धृतराष्ट्र, बेचारा दुशासन, बेटा थोड़ी कल्पना करो, एक अकेले अभिमन्यु ने तुम लोगों की यह दुर्दशा की तो अर्जुन जैसा विलक्षण धनुर्धारी क्या करेगा? देख लेना, तुम सब देख लेना। गांधारी, कैसी बातें करते हैं आप महाराज, ये बेचारे देखने के लिए बच पाएंगे क्या? दुश्शला, मेरे स्वामी तो अमर हैं, अर्जुन भला उनका क्या बिगाड़ लेंगे? दुर्योधन, आप अर्जुन की रट लगाते हैं, आप सब। आखिर अर्जुन है क्या? जानना आखिर अर्जुन है क्या? तब धृतराष्ट्र कहते हैं, जानना चाहते हो अर्जुन क्या है? तो फिर सुनो दुर्योधन, जाओ और पूछो इंद्र से, जिसे निवात कवच लेते समय अर्जुन ने प्राणों के उपहार की अर्चना दी थी। पूछो
पूछो किरात रूपधारी शिव से, जिसको मुग्ध किया था अर्जुन ने अपनी शस्त्र विद्या से। जाओ और पूछो अग्नि से, जिसके लिए खांडव वन में सर्पों की आहुति दी थी अर्जुन ने। और सुनोगे गांधारी, पूछो पूछो स्वयं दुर्योधन से, जिसको जीत लिया था विद्यावान गंधर्व चित्रांगद ने, और जिसे छुड़ाने के लिए पहुंचा था अर्जुन। धृतराष्ट्र, बेटे, अर्जुन नहीं होता तो मुझसे बढ़ बढ़कर बातें करने के लिए तुम जीवित नहीं होते। दुर्योधन, तो क्या आप मानते हैं अर्जुन से लड़ने के लिए हमारी सेना में कोई भी योद्धा नहीं है? धृतराष्ट्र, है क्यों नहीं? एकमेव कर्ण है, जिसने झूठ बोलकर धोखे से परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी। उसमें नहीं है शौर्य अर्जुन की कौटी का। उसके मन में घृणा है, घृणा अर्जुन के विरुद्ध। शकुनी, महाराज, आप हमेशा हमको नीचा ही दिखाते हैं। धृतराष्ट्र, ये शायद शकुनी बोले। तुम पक्के जुआड़ी हो शकुनी। बार बार हारने के बाद भी जीत की झूठी लालसा में ही तुम दांव पर दांव चलकर कुरुवंश का विनाश करने में ही लगे रहे सदा। अचानक नगाड़े और तुरही के साथ भीषण कोलाहल होता है। दुर्योधन, अरे क्या हुआ? जयद्रथ, भाग कर जाओ और देखो क्या हुआ। भट्ट जाता है और पुनः प्रवेश करता है। भट्ट, महाराज, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है और उसके मरने पर जिन्हें हर्ष हुआ है उन्हें मार डालूंगा कल सूर्यास्त के पहले। और यदि प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो मैं गांडीव को साथ लेकर चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की है अर्जुन ने। और इस अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में देखेंगे कि अर्जुन कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आए और अशोक भौमिक दा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। आमंत्रण देता हूं आपको, स्वागत करता हूं आपको, आपका निवेदिता जी। आइए और अशोक दा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाइए। नमस्कार, धन्यवाद दादा। चित्रकला अपने समय की सामाजिक अभिव्यक्ति है। प्रख्यात चित्रकार श्री अशोक भौमिक जी ने यह बात बिहार इप्टा के विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम में कही थी। दादा की यह बात उनकी कहानियों में भी उनके समय की सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। दादा के चिंतन से शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो अछूता रहा होगा, जिसने कहानी का रूप न लिया हो। एक ऐसी ही कहानी उनके जीवन पुरहार जनशत से मैं आपके लिए लाई हूं, जिसका शीर्षक है मेला। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी मेला। जिला रघुनाथगंज में एक रेलवे स्लीपरों के, एक आयुर्वेदिक दुकानों की दवाइयों की, जगत प्रसिद्ध यूनानी तेल और पंखे पंपसेट बनाने की कई फैक्ट्रियां थी। इनकी सहयोगी कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां भी लंबे समय से यहां थी। इसलिए इन मिल कारखानों में काम करने वाले बाहर से आए छोटे बड़े अधिकारी सपरिवार यहां रहते थे। इनके साथ स्थानीय सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा तबका भी था, जो रघुनाथगंज के जिला मुख्यालय होने के कारण इस शहर में रहता था। इसलिए यहाँ सरकारी ऑफिसर्स क्लब के साथ साथ लॉयन, रोटरी क्लब जैसे कई क्लबों की सक्रिय शाखाएं थीं। उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में ऐसी संस्थाएं मुख्य रूप से सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों और स्थानीय धनिकों का मिलन संघ जैसा ही कुछ हुआ करता था। सभी के लिए रघुनाथगंज में इन क्लबों से जुड़ना एक सामाजिक सम्मान का विषय था। सालाना एक आध नेत्र शिविर,
स्वास्थ्य शिविर, चित्रकला प्रतियोगिता और पुष्प प्रदर्शनियां आदि के आयोजनों के साथ साथ फैमिली पिकनिक और फंड रेजिंग इवेंट आदि करते कराते साल बीत ही जाता था। इनके साथ साथ इन संस्थाओं के इलेक्शन, एनुअल डिनर, चैरिटी शो आदि तो थे ही थे। उन्हीं दिनों फेट नाम के मेले का प्रचलन शहरों से चलकर ऐसे कस्बों में फैल रहा था। मिसेस खन्ना छोले भटूरे का स्टॉल लगाती थी, तो एडीएम साहब की पत्नी बनारस से मिठाई मंगाकर बंगाली मिठाई की दुकान सजाती थी। कोई 1 रुपए के रसगुल्ले को 3 में बेचकर क्लब के लिए पैसा इकट्ठा करता था, तो कोई पान की दुकान लगाकर 50 पैसे वाले पान को 2 रुपए में बेचकर सुख पाता था। हर साल जाड़ा आते ही फेट के आयोजन की गर्मी शुरू हो जाती थी। शहर के उन अधिकारियों और व्यापारियों के घरों में यह एक चुनौती बनकर उनकी चर्चाओं में शामिल हो जाता था कि कौन कितना नायाब स्टॉल लगाता है। रघुनाथगंज में बाहर से नौकरी करने आए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे मेलों या फेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हम सब में सुधीर गुप्ता एक अलग किस्म का इंसान था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सुधीर जैसा इंसान दूसरा नहीं देखा। कुछ लोग जरूर मिले जो खतरों से कभी नहीं डरते थे, पर सुधीर ऐसा था कि जहां कहीं उसे खतरे की भनक मिलती वह उसके बीच में ही पहुंच जाता था। हम शहर में पले बढ़े और लोगों का भूत, पिशाच, सांप, बिच्छुओं से पहला वास्ता था केवल रघुनाथगंज में आकर ही पड़ा था। वैसे सुधीर से इन सबकी मुलाकातें बहुत पुरानी थी। सुधीर की ऊट पटांग हरकतों की कथाएं बहुत कम समय में सब लोग जान चुके थे। एक दिन हम कुछ दोस्त नाइट शो देखकर पैदल सिविल लाइंस के बीच के सुनसान सड़क से होकर घर लौट रहे थे। तभी एक लंबा सा मस्त चाल से रास्ता पार कर बगल के पार्क की ओर जाता हुआ सांप दिखाई दिया। सांप से 10 गज दूरी हम ठिठक कर खड़े हो गए, पर सुधीर कचहरी के फाटक पर खड़े चौकीदार से लाठी और टॉर्च लेकर सांप के पीछे पीछे पार्क में दाखिल हो गया था। चौकीदार से हम में से किसी ने पूछा, क्या यह जहरीला सांप था? यह सुनकर चौकीदार हमारी मूर्खता पर अचंभित होता हुआ बोला, ईमा को शक है का बाबू। 15 मिनट भी नहीं बीते थे कि चौकीदार की लाठी के एक सिरे से अधमरे सांप को लटकाए अंधेरे से सुधीर प्रकट हुआ। सांप तब भी ऐठ रहा था। चौकीदार की पारखी आंखें सांप को सूंघ रही थीं। साहब, ई तो गेहुवन बार। हम सब सुधीर पर परस पड़े। क्या जरूरत थी यार रात को ऐसे विषैले सांप के पीछे भागने की? साला मदारी, तेरा कोई काम नहीं है क्या? रात को 1 बजे सांप मारने चला गया, काट लेता तो? सुधीर ने चौकीदार को लाठी चार्ज लौटाते हुए कहा, अबे काट लेता तो मर जाता, और क्या बात है। दरअसल बात यह है कि सांप देखते ही मुझे याद आया कि इस पार्क में सुबह सुबह कुछ बूढ़े टहलने आते। नाग बाबा कहीं किसी दादाजी को चूम लेते तो बस 10 ही सेकंड में उनका राम नाम सत्य हो जाता, इसलिए गया था मारने, समझे? दिन के चढ़ने के पहले ही रघुनाथगंज के लोगों की जुबान पर सुधीर का नाम चढ़ चुका था, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता सांप की लंबाई भी वैसे ही बढ़ती जाती। सुधीर के इस साहसिक कृत्य से जुड़े ऐसी कथाएं सुनने को मिली जिसने खुद सुधीर तक को अचरज में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में उस समय शराब के ठेके पूरी तरह से माफियों के कब्जे में हुआ करते थे। पूरे रघुनाथगंज में बस एक दुकान थी, IMFL की, यानी भारत में बनी विदेशी शराब। यह दुकान मुरली मेडिकल हॉल के दुकान का एक अभिन्न हिस्सा था। दवा दारू का ऐसा स्वस्थ सह अस्तित्व उन दिनों कई जिलों में देखने को मिल जाता था। हालांकि इसकी क्या वजह थी यह मैं अब भी नहीं समझ सका। बहरहाल मुरली बाबू अग्रवाल की दवा दारू की दुकान पुरानी थी और सब जानते थे कि उनके पीछे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया श्रेष्ठ मंगला ठाकुर का हाथ है।
पुलिस और आबकारी विभाग के छोटे बड़े अधिकारी जो ऑफिसर्स क्लब में हमारे साथ बिलियर्ड और ताश खेलते थे, वे भी रात 8 बजे के बाद मुरली मेडिकल हॉल के आसपास जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जिस उदारता और खुलेपन से मुरली बाबू बिना किसी नियम कानून के अपना धंधा चलाते थे, उसे चुपचाप चलते देना ही वर्दीधारी गाड़ी जीप पर आते जाते आला अधिकारियों तक की मजबूरी थी। सो वे शायद इसे देख शर्मसार होना नहीं चाहते थे। रघुनाथगंज के सरकारी नियमों के मुताबिक 8 बजे तक सभी दुकानें बंद कर देने का निर्देश था। 9 बजे तक केवल दवा की दुकानें ही खुली रह सकती थी। अपने काउंटर पे बैठे बैठे ठीक 8 बजे मुरली बाबू अपनी दुकान की 4 अलमारियों में, जहां शराब की बोतलें सजी रहती थीं, ताला लगवा देते थे। 8 बजे के बाद कोई भी इन अलमारियों के अंदर की निषिद्ध संपदाओं के दर्शन न कर सके, इसलिए कांच के पल्ले वाली अलमारियों को पर्दे से ढकने का भी स्थायी प्रबंध था। पर समय के इस कदर पाबंद मुरली जी की दुकान से रात के 2 बजे भी कोई निराश नहीं लौटता था। उनका चौकीदार रात भर दुकान की सीढ़ियों पर बैठे व्यापार ज्यादा और चौकीदारी कम करता था। इस चौकीदार की एक गलती ने मुरली बाबू को शहर का सबसे हास्यास्पद चरित्र बनाकर रख दिया था। एक रात बनारस से लौटते हुए सुधीर को लगा कि ठंड जरूरत से ज्यादा पड़ गई है और रात के 8 बजने में भी कुछ मिनट शेष हैं। सो सुधीर ने रिक्शे वाले को मुरली मेडिकल हॉल की ओर चलने के लिए कह दिया। पुजारी जिस तरह भगवान को शयन दिलाता है, वैसे ही मुरली बाबू का चौकीदार अलमारियों को पर्दे से ढांकना शुरू कर देता। सुधीर ने एक रम की बोतल मांगी तो चौकीदार ने टेबल के नीचे धरी पेटी से एक बोतल निकालकर अखबार में लपेटकर दे दी। रम का यह ब्रांड नकली था। उसने मुरली बाबू से कहा, इसे बदल दे, पर मुरली बाबू की मति मारी गई थी, तो वह विनाशकाले विपरीत बुद्धि का प्रदर्शन कर बैठे। सुधीर को ब्रांड बदलकर रम देने से उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। मुरली बाबू का दिन रात मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पाला पड़ता था और वे बाहर से रघुनाथगंज में काम करने आए पढ़े लिखे शरीफ नौजवानों की औकात भी खूब समझते थे। इसी आत्मविश्वास से वे सुधीर से बेवजह पंगा ले बैठे। दुकान से उतरते समय सुधीर ने कहा था, मुरली बाबू, आप बेवजह जिद कर रहे हैं। मेरी भी जिद से कभी पाला पड़ेगा आपका, तब रोइएगा नहीं। शराब माफिया मंगला ठाकुर का हाथ जिसके सर पर हो, उसे जाड़े की रात के ऐसे वक्त सुधीर की बात पर हंसी तो आ ही जाएगी। सो मुरली बाबू हंसी दिए। मुरली बाबू जल्द ही रात की इस घटना को भूल गए, पर सुधीर ने कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। आज यहां तक। कल यानी रविवार को मैं आपके लिए मेले का दूसरा भाग लेकर आऊंगी। तब आपको सुनाऊंगी कि आखिर सुधीर बाबू कौन और कैसे थे। नमस्कार। निरंजन भाई, अब तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भगवान आपको लंबी आयु दे, ऐसी अभ्यर्थना। आज आप किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आए हैं? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों। कोविड से जंग लड़ने के बाद अब मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूं और लगभग स्वस्थ हूं। आइए आज सुनते हैं युवा कवि कुमार विनोद की कविताएं। अंबाला में जन्मे कुमार विनोद को हमने जून 2010 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। ये लगभग शुरुआती दौर था रेखांकित का। लगभग तीसरे कवि थे हमारे रेखांकित के कुमार विनोद। कुमार विनोद ने गणित विषय में एमएससी और पीएचडी किया है और साहित्य के अलावा गणित के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में उनके कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। एक काव्य संग्रह उनका है
कविता ख़त्म नहीं होती। 2 गज़ल संग्रह हैं, जिसमें से एक है बेरंग है सब तितलियाँ, व्यंग भी लिखते हैं, तो एक व्यंग संग्रह भी है उनका। फिलहाल कुमार विनोद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर हैं। कुमार विनोद की कविताओं को यदि हम देखें तो हमें विज्ञान और कला की जुगलबंदी जान पड़ेगी। कला का जो वायवी संसार है, जब वो विज्ञान की तर्क जनित पद्धति से गुजरता है तो सर्जना को एक अलग ही विश्वसनीयता और प्रभावी बनाता है, विश्वसनीयता प्रदान करता है। तो ऐसे ही हैं हमारे कवि कुमार विनोद। तो आइए सुनते हैं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कवि। मैं खड़ा हूं जो है और जो नहीं है कि ठीक बीचों बीच। मैं खड़ा हूं जो है और जो नहीं है कि ठीक बीचों बीच। यहीं से तय करनी है मुझे अपनी मंजिलें और शुरू करना है एक लंबा सफर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है हंसता। हंसता, यह भी कोई नाम हुआ भला। हंसता, यह भी कोई नाम हुआ भला। लेकिन उसके साथ थोड़ी ही देर के बातचीत के बाद लगा कि इससे बेहतर उसका कोई नाम तो हो ही नहीं सकता था। हंसता, यह भी कोई नाम हुआ भला। लेकिन उसके साथ थोड़ी ही देर की बातचीत के बाद लगा कि इससे बेहतर उसका कोई नाम तो हो ही नहीं सकता था। बर्तन मांजते हुए भी हंसता गुनगुनाता रहता है कोई ना कोई नेपाली लोकगीत। साहब अगले बरस भी आना, साहब अगले बरस भी आना, जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। अभी पिछले सावन ही में तो आया है वो यहाँ। अभी पिछले सावन ही में तो आया है वो यहाँ। मजूरी करने हंसता बतलाता है मुझे, और फिर अपने खुरदुरे हाथों की उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताता है यह भी कि आते माघ में हो जाएगा वो पूरे 14 बरस का। सोच में डूबा हूं मैं, सोच में डूबा हूं मैं कि गणित का कौन सा सूत्र लगाऊं। सोच में डूबा हूं मैं कि गणित का कौन सा सूत्र लगाऊं जिससे जान सकूं कि वह कब तक बचा के रख पाएगा हंसी अपनी। और यह भी कि कब तक जिंदा रख पाएगा वह लोगों की जुबां पे अपना यह नाम हंसता। अब मैं आपके सामने अपनी 2 गजलें पेश करने जा रहा हूं। पेशे खिदमत है पहली गजल। आस्था का जिस्म घायल, रूह तक बेजार है। आस्था का जिस्म घायल, रूह तक बेजार है। क्या करे कोई दुआ जब देवता बीमार है। आस्था का जिस्म घायल, रूह तक बेजार है। क्या करे कोई दुआ जब देवता बीमार है। और तीरगी अब भी मजे में है यहाँ पर दोस्तों। तीरगी अब भी मजे में है यहाँ पर दोस्तों। इस शहर में जुगनुओं को रोशनी दरकार है। तीरगी अब भी मजे में है यहाँ पर दोस्तों। इस शहर में जुगनुओं को रोशनी दरकार है। और भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले, भूख से बेहाल बच्चों को सुनाकर चुटकुले, जो हंसा दे आज का सबसे बड़ा फनकार है। जो हंसा दे आज का सबसे बड़ा फनकार है। और मैं मिटा के ही रहूंगा, मैं मिटा के ही रहूंगा मुफलिसी के दौर को। मैं मिटा के ही रहूंगा मुफलिसी के दौर को। बात झूठी रहनुमा की, बात झूठी रहनुमा की
है मगर दमदार है। और वो रिसाला या कोई नॉवल नहीं है दोस्तों, वो रिसाला या कोई नॉवल नहीं है दोस्तों। पढ़ रहा हूं मैं जिसे वो दर्द का अखबार है, पढ़ रहा हूं मैं जिसे वो दर्द का अखबार है। और खूबसूरत जिस्म हो या 100% ईमान हो, खूबसूरत जिस्म हो या 100% ईमान हो। बेचने की ठान लो तो हर तरफ बाजार है, खूबसूरत जिस्म हो या 100% ईमान हो। बेचने की ठान लो तो हर तरफ बाजार है। और रास्ते ही रास्ते हों जब शहर की कोख में, रास्ते ही रास्ते हों जब शहर की कोख में। मंजिलों को याद रखना और भी दुश्वार है, मंजिलों को याद रखना और भी दुश्वार है। आस्था का जिस्म घायल रूह तक बेजार है, क्या करे कोई दुआ जब देवता बीमार है। अंतिम गजल। बहुत दिनों के बाद मिले हो, बहुत दिनों के बाद मिले हो, ठीक ठाक तो हो। बहुत दिनों के बाद मिले हो, ठीक ठाक तो हो। गुमसुम गुमसुम से बैठे हो, ठीक ठाक तो हो। बहुत दिनों के बाद मिले हो, ठीक ठाक तो हो। गुमसुम गुमसुम से बैठे हो, ठीक ठाक तो हो। और एक जरा ईमा की खातिर, एक जरा ईमा की खातिर यार मेरे तुम तो। एक जरा ईमा की खातिर यार मेरे तुम तो। दौलत को ठुकरा आए हो, ठीक ठाक तो हो। दौलत को ठुकरा आए हो, ठीक ठाक तो हो। और मुंसिफ से इंसाफ का मिलना अब नामुमकिन है। मुंसिफ से इंसाफ का मिलना अब नामुमकिन है। सच को सच तुम कह आए हो, सच को सच तुम कह आए हो, ठीक ठाक तो हो। और चांद मेरी खिड़की में आकर, चांद मेरी खिड़की में आकर मुझसे कहता है, चांद मेरी खिड़की में आकर मुझसे कहता है। छत पर तुम कम ही दिखते हो, छत पर तुम कम ही दिखते हो, ठीक ठाक तो हो। और फ्रेम जड़ी तस्वीर में, फ्रेम जड़ी तस्वीर में उगते सूरज ने टोका। फ्रेम जड़ी तस्वीर में उगते सूरज ने टोका। सुबह देर से क्यों उठते हो, सुबह देर से क्यों उठते हो, ठीक ठाक तो हो। बहुत दिनों के बाद मिले हो, ठीक ठाक तो हो। गुमसुम गुमसुम से बैठे हो, ठीक ठाक तो हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का एपिसोड मैं पूरा करूं उसके पहले आपको बता दूं कि मैं अगले एपिसोड में, मतलब कल रविवार के दिन जो हमारा 59वां एपिसोड है, उसमें मैं आपको एक और ऐसा व्यंजन है जो एटलीस्ट सूरत में तो बहुत फेमस है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, तो मेरा इंतज़ार करिएगा। आज के लिए बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे जो हमारा ये समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगज़ीन है, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। और साथ ही साथ कुछ लिखिए, कुछ कमेंट्स, कुछ सजेशंस। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए, samavartan145@gmail.com। हमारा वेबसाइट है समावर्तन www.samavartan.com। और फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो हम आपके साथ में हैं ही, तो मेरा इंतज़ार करिएगा। मैं कल आपके बीच फिर आऊँगा। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।